गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 13 जनवरी। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस का ही सेम ऑर्गेनाइजेशन का है। इसका आर्टिकल काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूअर्ड एग्जाम्स इन यूपीएससी। कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंड करेंगे। गवर्नमेंट रिव्यू प्रोग्रेस इन पीएलआई स्कीम इन 14 सेक्टर। गवर्नमेंट रिव्यू पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई 2020 को लॉन्च हुई थी, उसको रिव्यू करेंगे 14 सेक्टर में। उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट इज पीएलआई स्कीम, उसका सिग्निफिकेंस क्या था वो डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स रिजर्व फॉल शार्पली बाय $5.89 बिलियन टू 617.3 बिलियन एज पर आरबीआई। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिजर्व का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे कंट्री का जो डिपेंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका सिग्निफिकेंस हमारे इकोनॉमी के लिए क्या पड़ेंगे, फॉरेस्ट रिजर्व का हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडिया टू इमर्ज लार्ज लेंटिल्स प्रोड्यूसर, मसूर प्रोड्यूसर होगा इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा सोचा जा रहा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल्स, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पैक्ट है। अगर पल्सेस ग्रुप में अगर अच्छी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा तो इंडिया का दूसरे कंट्री का डिपेंडेंस है बहुत रिड्यूस हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, रिटेल इन्फ्लेशन जाम एंड फैक्ट्री एक्टिविटीज रिड्यूस स्लो डाउन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिटेल इन्फ्लेशन का ऊपर गवर्नमेंट का पॉलिसी, आरबीआई का पॉलिसी बहुत डिपेंड करते हैं। फैक्ट्री आउटपुट, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में डिक्रीज आउटपुट डिक्रीज होता है, गवर्नमेंट कई सेक्टर में पॉलिसी लेना पड़ेगा। कौन सी सेक्टर में डिक्रीज हो रहा है उसका गवर्नमेंट का पॉलिसी डिपेंड करेंगे उसको इंक्रीज करने के लिए। 2 दिन पहले हम डिस्कस किया था टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी रिसेशन है, उसका ऑर्डर्स बहुत कम हो गया। कल ही डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी सारी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए बातचीत चल रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। ये कुछ पॉइंट है। फाइनली, CPSE met 75% of financial year 24 capex target in April-December. State-owned firms, railway, NHAI invest 5.51 trillions, up to 22% on year. कैपेक्स इन कैपिटल इन एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस पार्ट को हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल का अगर PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको जाना है कहाँ है, टेलीग्राम चैनल में विन IAS आपको जाना है। इस चैनल में काफ़ी से नोट हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी इसमें अगर आप इस न्यूज़पेपर का जो इसका PDF कंप्लीट न्यूज़पेपर PDF इसमें आएगा, तो समरी आएंगे, जितने में डिस्कशन करें आपको लिखने का जरूरत नहीं, बस समझ जाइएगा, उसमें डिटेल्स जो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, फॉरेक्स रिजर्व फॉल शार्पली by $5.89 billion to $617.3 billion as per RBI रिपोर्ट। ठीक है, RBI रिपोर्ट ये बोल रहे हैं। RBI रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं, मतलब $5.89 बिलियन एज पर दिसंबर, ध्यान दीजिए दिसंबर में जो रिजर्व थी उसके साथ $5.89 बिलियन डिक्रीज हुआ। सो फॉर द फिस्कल रिजर्व हैव द फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज USD 55.72 बिलियन एज पर जो फिस्कल जो है 55.72 बिलियन इंक्रीज हुआ एज पर रिजर्व बैंक इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन शार्पली बाय 5.18 बिलियन टू USD 617.3 बिलियन फॉर द वीक एंडिंग जनवरी 5। हर वीक में रिजर्व बैंक इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उस लास्ट 3 वीक का रिपोर्ट हम देख लेते हैं, उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग क्लियर रिपोर्ट को हम देख लेते हैं क्या रिपोर्ट में क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए कि क्या रिपोर्ट में क्या बोल रहा है। पहले रिपोर्ट में 4 हेडिंग है। फॉरेन करेंसी एसेट, हमारे पास जो है कई तरह के एसेट हो सकते हैं। फॉरेन करेंसी आते हैं, मेनली डॉलर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। HDR मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ध्यान से देखिए HDR मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IIM जो हर कंट्री को जो कुछ अपना एलोकेशन फंड ओनर एलोकेट करते हैं, वो एक टाइप का यूनिट है। जैसे कि शेयर में हम यूनिट का घटते रहते हैं, तो उसका भी हर डेली जो बेसिस में अदर देन हॉलीडे वर्किंग डे में उसका वैल्यूएशन IMF करते हैं। दिस इज HDR। उसका कोई भी गवर्नमेंट जब चाहे उसको क्लेम कर सकता है, उसको ले सकते हैं। ये एलोकेशन फंड अपना जो मेंबर है IMF का, वो एक फंड है। ठीक है, HDR क्लियर है।
रिजर्व पोजीशन इन द IMF, रिजर्व पोजीशन IMF में कितना एलोकेशन है रिजर्व है वो फिर रिजर्व को 3 वीक में देख लेते हैं। इसमें देखिए बता रहे जनवरी 2024 में बता रहे ये दिसंबर 29, ठीक है, दिसंबर 29 का रिपोर्ट, नीचे जो है दिसंबर 22 का रिपोर्ट, मतलब लास्ट ईयर का, 3 वही का रिपोर्ट है। पहले फर्स्ट ईयर का रिपोर्ट हम देख लेते हैं। एज पर जनवरी 2024 का ये बता रहे जो है हमारा जो USD ये है 617.3 बिलियन USD हमारे पास जो रिजर्व है टोटलिटी में। उसके अंदर जो है फॉरेन करेंसी एसेट है $546.6 बिलियन, गोल्ड हमारे पास है $47.48 बिलियन, SDR है $18.29 बिलियन, रिजर्व पोजीशन इन IMF है $4.8 बिलियन हमारे पास है। दूसरा इसमें कितना वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन अगर बात करेंगे तो ये देखेंगे तो फर्स्ट जो है $5.8 बिलियन माइनस में नेगेटिव है, 5 जो एज पर जो है लास्ट दिसंबर क्वार्टर, लास्ट दिसंबर 29 दिसंबर -5.8 आपका बिलियन डॉलर नेगेटिव में, ठीक है, ये तो क्लियर है। सिमिलरली फॉरेन करेंसी एसेट 4.9 बिलियन डॉलर नेगेटिव में है, मतलब एज पर टू प्रीवियस वीक। गोल्ड $839 मिलियन है, और जो है SDR है $67 मिलियन नेगेटिव में है एज पर लास्ट वीक, और जो है रिजर्व बैंक MIF जो है $46 मिलियन नेगेटिव में, ये तो क्लियर है ना। इसको बोलेंगे एज पर लास्ट ईयर जो है देखो, लास्ट ईयर मेरे पर यहाँ पे देखा है 557.2 बिलियन US डॉलर थी हमारे पास टोटल रेवेन्यू, टोटल रिजर्व थी। अभी कितना हुआ 617.303 बिलियन डॉलर हो गया। ये हर सेक्टर में जो है कितने की जो क्लियरिटी है। सिमिलरली सेम चीज़ दिसंबर 29 में रिपोर्ट में देखेंगे, इसमें देखेंगे दिसंबर 29 में थोड़ा इंक्रीज था, इसमें सब कोई भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है सब इसमें, मतलब दिसंबर 29 में सब पॉजिटिव में आया था कोई चीज़, मतलब उसका अगले वीक चलेगा। इवन उसका प्रीवियस वीक है तब इसमें टोटल में वो भी पॉजिटिव में था, कोई भी नेगेटिव में नहीं है। मतलब जो दिस टाइम जो है लास्ट 3 वीक से ज़्यादा 3 वीक से कम आया, ऐसा बताया जा रहा है। जो टोटल रिजर्व है जो बोला 5.8 जो बोला था बिलियन डॉलर है, डिक्रीज हुआ एज पर दिसंबर लास्ट वीक 29 दिसंबर 2023। ये तो क्लियर है ना। तो इसलिए हम 3 वीक का हमने लिया, 3 वीक पहले वीक का देख रहे सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव में देखा रहे सब, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन जो ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, ये जो है इसमें है, ठीक है, और ये जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है, इस कंपेयर टू आपका पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हुआ। लेकिन जनवरी 5 2024 को नेगेटिव में है। लगता है यहाँ तक आपका रिपोर्ट क्लियर है, ठीक है। ये आपको इसमें रिपोर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए चाहिए किस तरह का एसेट होता है, इसका फंक्शन क्या है। हम और नेक्स्ट कुछ स्लाइड में देखेंगे SDR का क्या है, गोल्ड में क्या है, इसका क्या है, हर चीज़ का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस स्लाइड में तो नहीं, इस स्लाइड मेन जो हम डिस्कस करते हैं। सो फार दिस फिजिकल रिजर्व हैव इंक्रीज 55.72, इस फिजिकल ईयर में $55.72 बिलियन इंक्रीज हुआ अकाउंट टू रिकवर इन द प्रीवियस वीक एंडेड जो डिस्कस कर रहा था। रिवाज रोज मतलब प्रीवियस वीक में 2.75 जो है बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ। तो USD 623.2 जो रिपोर्ट में देख रहा था हाईएस्ट सो फार, मतलब उसको सबसे हाईएस्ट थी, उसको बाद जनवरी में डिक्रीज हुआ। इन द वीक बिफोर रिजर्व इंक्रीज मतलब 4.471 बिलियन USD, मतलब जो 20 ऑफ दिसंबर 2023 का देख रहा था उसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। अक्टूबर 2021 में फॉरेस्ट किटी हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई USD 445 बिलियन डॉलर, ठीक है। रिजर्व्स टुक ए हिट एज द सेंट्रल बैंक स्टेप इन टू डिफेंड द रूपी एमिड प्रेशर कॉस्ट मेजोरिटी बाय ग्लोबल डिपेंडेंस डेवलपमेंट सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है। उसको बाद ग्लोबल एक्शन लिया था। फॉरेन करेंसी एसेट सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व डिक्लाइन, सिंगल जो फॉरेन करेंसी एसेट जो हम देख रहे थे, जो रिपोर्ट में देख रहा था, इसमें सबसे मेजोरिटी है फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इसका एक पहले वाला है, ठीक है।
इसलिए बोल रहे हैं फॉरेन करेंसी एसेट सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व डिक्लाइन यूएसडी 4 पॉइंट्स, वो तो क्लियर हो गया, तो ये सब क्लियर। गोल्ड रिजर्व ऑल्सो डिक्लाइन, सब देखा क्लियर कर दिया ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। ये करेंट रिजर्व पोजिशन विद IMF ऑल्सो डिक्लाइन 26 मिलियन, वो भी क्लियर हो गया। जो IMF रिजर्व है वो भी कर दिया हमने। HDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर कंट्री के लिए एलोकेशन फंड जो है मॉनिटर एलोकेट करते हैं, वो HDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। वो उसका वैल्यूएशन डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। वो भी है मिलियन टू जन, ये जो पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट जानकारी के लिए आपको चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एसेट held on reserve by central bank in the foreign currencies which can include bond, treasury bill, other government securities। ये तो क्लियर हो गया। it need to be noted that most foreign currencies exchange reserve are held in US dollar। ये तो डेफिनेटली। 4 टाइप का जो है रिजर्व इंक्लूड फॉरेन करेंसी ऐसे डिस्कस हो गया, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट, HDR, रिजर्व पोजिशन विथ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये जो पार्ट क्लियर है आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट, अगर हमारे पास डेफिनेटली फॉरेस्ट करेंसी रहेगा तो डेफिनेटली हमारा आपको समझ गया क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन फॉर गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन रहेंगे। दी राइजिंग फॉरेस्ट रिजर्व गिव कंफर्ट टू द गवर्नमेंट एंड द RBI इन मैनेजिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर हमारे ज़्यादा हमारे फॉरेन करेंसी रहेगा तो हम कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी फाइनेंशियल इशूज में हम उसको कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैनेजिंग क्राइसिस होगा तो उसमें हमारा काम आएगा। हमारा फॉरेन करेंसी नहीं होगा तो हम बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, बैलेंस पेमेंट है दिक्कत हो जाएगी। रूपी अप्रिसिएशन क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट अगर फॉरेन करेंसी रहेगा तो मार्केट में रिजर्व विल प्रोवाइड ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू मार्केट एंड इन्वेस्टर दैट ए कंट्री कैन मीट द एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस। ये सारे पॉइंट आपको जानकारी के लिए है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग फॉरेस्ट रिजर्व आपको क्लियर आइडिया लग ही गया होगा। Supporting and maintaining confidence in the policies for monetary and exchange rate management provides the capacity to intervene in support of the national and union currency। क्लियर हो गया। एक्सटर्नल लिमिट एक्सटर्नल vulnerability by maintaining foreign currency। कोई भी एक्सटर्नल vulnerability हो, हमारे पास फॉरेन करेंसी होगा तो हमारा हिम्मत रहेगी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी के लिए मजबूत रहेगी। एक कुछ पॉइंट है, और भी आर्टिकल है तो और भी बहुत सारी है इसमें, और भी बहुत सारी जानकारी एक कंपोनेंट का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद डिस्कस नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जंप, फैक्ट्री आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डिक्लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तो एक दिखाई दे रहा है, जो इसमें 3 है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कोर इन्फ्लेशन, CPI फूड इन्फ्लेशन। फूड सेक्टर में 9.53 इंक्रीज हुआ, 9.53 फूड इन्फ्लेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो जो लो सेक्टर है, मतलब मीडियम कैटेगरी है और गरीब आदमी के फूड इन्फ्लेशन काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। हमारा जो रिकॉल हम बात करें रियल वेज, जो हमारे जितने सैलरी मिलते हैं, फूड इन्फ्लेशन दिन बढ़ेंगे तो फूड इन्फ्लेशन जो हमारे सैलरी का जो वैल्यूएशन वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा CPI जो 5.69 हुआ, जो हमें देख पा रहे, जो हम ये बता रहे, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो लास्ट फोर मंथ से हायर, मतलब लास्ट जो है अभी दिसंबर का, इसको नवंबर, अक्टूबर, सितंबर उसको पहले ज़्यादा था ही, लेकिन बीच में कम हो गया था, मतलब लास्ट 4 मंथ को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा CPI, क्यों हमको लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का डिपेंड करेगा गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या लेंगे। रिजर्व बैंक का क्या पॉलिसी रहेगा, रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी लेते हैं, रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट तक क्लियर रहेगा तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपको पढ़ पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट से बहुत कम है, 2.4% है, ये बहुत ही मतलब लास्ट 8 मंथ से सबसे कम है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम होगा तो कंपनी के लिए जो गवर्नमेंट का जो काफ़ी इम्पैक्ट है, मेनली दरअसल हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए। ऐसे नहीं हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ऐसे नहीं। कई सेक्टर में कल परसों डिस्कस कर रहा था, कई सारी कंपनी जो 30 to 50% यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं, मतलब 70 to 50% जो है उसका मशीन बंद पड़ा है, ऑर्डर नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में जो है US यूरोप में जो है अभी उसका ऑर्डर नहीं है, उसका डिक्लाइन ट्रेंड में है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बाकी कंट्री में जाकर ऑर्डर लाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है।
बहुत सारी जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है। जियो पॉलिटिकल इशू मतलब रेड सी में इशू चल रहा है, और कि जो अभी आज बात का पानामा सेक्टर चल रहा है, इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो घूम के जाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट को, इसलिए क्या होगा, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा, जो जहाँ पे जिस जो ऑर्डर जहाँ पे जा रहा है, जिस कंपनी के लिए ऑर्डर है, तो यूरोप में कोई कई जगह ऑर्डर ले रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज हो जाएगा, अगर कंपनी जो एलिवेटेड प्राइस है, ज़्यादा प्राइस देने में इनकर कर देंगे, तो ऑर्डर खत्म नहीं, कैंसिल हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा सारी चीज़ को। पहले पहले रिपोर्ट को देख लेते हैं। The inflation based on consumer price index CPI was 5.5%, नवंबर में 5.5% था, और दिसंबर में 5.72 मतलब 5.69 है, दिसंबर 22 5.72 इन दिसंबर 22 में था, अभी कितना हुआ 5.69 फोर्थ हाई इंडेक्स CPI रोज टू 4 मंथ हाई, ठीक है, 4 मंथ 5.69 हुआ था, ठीक है, इन दिसंबर 23, while industrial output growth that measured in index of industrial output IIP slowed to 8 month low, 8 मंथ जो है वो 8 मंथ लो है 2.4% नवंबर। इसके ऊपर आप सोच लीजिए, आपको सिर्फ रिपोर्ट मत देखिए, लेकिन उससे गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लेने वाला है, उसमें अभी जितना भी हमने इकोनॉमिक रिलेटेड डिस्कशन किया, आपको क्लियरिटी हो गया, आइडिया लग गया क्या क्या पॉलिसी है, क्वेश्चन आपको इस तरह आएंगे क्या क्या पॉलिसी लेने वाले, ठीक है। Retail interest jumped from 5.5% November due to statistical effect, low base, ठीक है, data released by standard NSO Friday. December print was 5.6, 5.9, market extension lower than the market expectation 5.9 होना था, अभी 5.69 हुआ, 5.7 हुआ। कोर इन्फ्लेशन स्टेट एंड डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी दिसंबर। कोर इन्फ्लेशन मतलब है गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में कितना इन्फ्लेशन हुआ, और वो फूड सेक्टर को नेगेटिव में करके देते हैं, फूड सेक्टर को छोड़ देते हैं, इसे कोर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोर इन्फ्लेशन एक्चुअल कोर इन्फ्लेशन है कितना है, कमिंग 3.9% इज द लोएस्ट रेट इन 48 मंथ, वो जैसे 48 मंथ में फूड सेक्टर में इंक्रीज है तभी हो रहा है। इन द फर्स्ट 9 month of financial 2024 core inflation was average 4.6%, significantly lower than 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब हम देखिए कोर इन्फ्लेशन हमारा नेगेटिव में, मतलब हमारा बहुत कम है, लेकिन आधा मतलब ये दर्शाते फूड सेक्टर में काफ़ी जो है सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज हो गया, तो गवर्नमेंट को उसी तरह पॉलिसी लेना पड़ेगा। फिर भी अभी देखा जाए जो हम जितने देखा उसको काफ़ी जगह कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, कभी जगह जो है इसका रेशो जो है कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रेंड फॉलो नहीं कर, कई सारी वर्ल्ड में कई सारे सेक्टर में काफ़ी सारे पॉलिटिकल इशू आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इशू आ रहा है, काफ़ी सारे इशूज है, उसके वजह से जो फ्लक्चुएट कर रहा है। Meanwhile, a sharp fall in the manufacturing activity, which was 13-month low, 1.2% in November, and led to decline in industrial growth output growth. The growth in mining fell by 6-month low, 6.8%. That electricity 5-month low, 5.8%. बट कुछ सेक्टर में जहाँ पे माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे, तो गवर्नमेंट तो इसके लिए माइनिंग के लिए कुछ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ काम उसको गवर्नमेंट करना पड़ेगा। Subsequently, IIP contract 2.4%, higher than 1.2% witnessed in previous 12 years in November, मतलब लास्ट 12 साल के नवंबर जितना था उसमें 1.2% और कम हो गया। IIP ग्रू 11.6% अक्टूबर, जो देख रहा था अक्टूबर में जो है रिपोर्ट बार देख लेते हैं, अक्टूबर में जो है देखो IIP इसमें 11.6% हुआ था, अभी बहुत डाउन हो गया। On October, the wide fluctuation betrayed the lack of robustness of data. Wide काफ़ी फ्लक्चुएशन है, इतना तो एक महीने कितना डाउन थोड़ी होगा, वो कई रोबोटनेस डाटा का वो देखने के लिए बोल रहे हैं। Within CPI, several food items showed sequential correction price। फूड आइटम जो देख रहा था कोर इन्फ्लेशन था वो रिड्यूस में, बाकी जो CPI इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइसेज में जहाँ कहाँ पे इंक्रीज हो देखना है हमको, करेक्शन प्राइसेज इन केरल मिल्क पल्सेज में इंक्रीज हो गया, despite rising month-to-month inflation, Carol and products came in 13-month low, 9.93% December. Pulses spice inflation, however, stayed in double digit 20.73% and 19.69%। वो काफ़ी जो है इस सेक्टर में इंक्रीज काफ़ी होगा। इन्फ्लेशन वेजिटेबल काम इन 20 से बहुत ज़्यादा, 27.64% दिसंबर, हायर दैन 17.70% नवंबर इन्फ्लेशन है, बट दिस ऑल्सो रिजल्ट ऑफ लो बेस। कुछ पॉइंट है लो बेस को बात कर रहे हैं, जो बेस पॉइंट है उसको स्टैटिस्टिकली बात कर रहे हैं।
उसमें देखो ये बात करें जो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाला विद द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी बैकड्रॉप टर्निंग मोर बेनिंग बर्निंग फॉरवर्ड द रेट ऑफ कटिंग साइकिल। जो आरबीआई सोच रहा है कि जो रेट को चेंज कर सकते हैं सोच रहा है। दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो आपको देखा दिसंबर में डिस्कस किया। दिसंबर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो रेप सेम रखा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है रेपो रेट 6.5 रखा। तो रेपो रेट के साथ इन्फ्लेशन का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन्फ्लेशन आप हो गया तो रेपो रेट कम करेंगे डाउन करेंगे क्या है, तो ये बहुत ध्यान दीजिए कि विच आर नॉट चेंज फेवरेट पॉलिसी। रेपो रेट बढ़ेंगे क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट बैंक जो है, बैंक का जो है आरबीआई से प्राइस लेते हैं वो बढ़ जाएगा, तो आरबीआई से प्राइस लेना तो ये बंद हो जाएगी, आरबीआई से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बैंक जो है क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे जो कंज्यूमर को जो है इंटरेस्ट रेट जो हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। और एक काम है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक क्या करेंगे, बैंक जो पैसा था वो आरबीआई को दे देगा। क्यों, आरबीआई को देने से उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये तो प्रॉफिट अगर कंज्यूमर को देंगे तो अनसिक्योर लोन है, कोई लोन दे भी सकते नहीं चाहते, वो तो बेटर है। अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो बैंक आरबीआई को जो पैसे जमा पड़े बैंक वो आरबीआई को दे देंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर बैंक पर जो पैसा जमा पड़ा और आरबीआई का हाई इंटरेस्ट उसमें क्या होगा, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। मार्केट में जो प्राइस फ्लो कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन को कंज्यूमर पर प्राइस कंज्यूमर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, कंज्यूमर पर लोन नहीं मिलेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। एक पॉइंट है, इसको हम सेपरेट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन डॉट डाउन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बैंक डेफिनेटली जो है उसको रेपो रेट बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन डाउन करने के लिए, ठीक है। The central bank had observed that headline inflation, however, remains volatile and possible implication due to anchoring expectation. It had noted that domestic food inflation, unpredictability, volatility, domestic food जो कि कब बढ़ रहा है घट पता नहीं चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस, फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी, कई सारे इशूज है, जियो पॉलिटिकल इशू है। अभी तो मुझे लगता है नहीं बैंक मतलब आरबीआई जो नेक्स्ट पॉलिसी में क्या रेपो रेट बढ़ेंगे घटेंगे कुछ नहीं, अभी उसका जो 6% टारगेट इन्फ्लेशन का उसके अंदर ही है। फिर भी हो सकता है मे बी आरबीआई कुछ डिसीजन ले, मतलब रेपो रेट बढ़ाने के, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो रेपो रेट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, घटाएंगे तो नहीं। ये कुछ पॉइंट है इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये तो बात हो गया दी ग्रोथ ऑफ सेकंड में जो है थ्री सेक्टर, जो मैनेजमेंट सेक्टर में विद इन थ्री सेक्टर, 6 आउट ऑफ 6 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन टू नवंबर ग्रोथ कैपिटल गुड्स कुछ सेक्टर में काफ़ी डिक्रीज हुआ। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डाउन हुआ 2.4% हुआ ग्रोथ हुआ, तो उसमें कुछ सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल केम इन नेगेटिव साइड। कैपिटल गुड्स 3 सेक्टर में कैपिटल -1.1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल -5.4% एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल -3.6%, एक वजह नेगेटिव में है। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में देखकर एक्शन लेना पड़ेगा। प्राइमरी गुड growth other hand stood 8.4% immediately। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 इंक्रीज हुआ एंड 1.5% जो है अदर हैंड जो है अदर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हुआ। ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू इमर्ज लार्जेस्ट लेंटिल्स प्रोड्यूसर इन 2023-24। लेंटिल मतलब मसूर दाल, ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। India likely to emerge the world largest producer of Masoor dal in 2023-24 crop year, July to June, with the projected output of around 1.6 million ton। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी बताया इसने 1.6 मिलियन टन सबसे हाईएस्ट अभी तो माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके इम्पैक्ट क्या रहेगा वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इफ द प्रोजेक्शन कम्स ट्रू, कंट्री लेंटिल आउटपुट मसूर आउटपुट वुड बी हाईएस्ट सिंस 2017-18 क्रॉप ईयर, उससे जो क्रॉप आ जाएगा। अभी उस टाइम जो 1.62 मिलियन टन था अपाल से वैरायटी, इन 2022-23 में क्रॉप ईयर लेंटिन आउटपुट 1.55 मिलियन टन है। हायर आउटपुट क्या होगा, लाइक टू रिड्यूस कंट्रीज
इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑफ पल्स एज डोमेस्टिक कंजप्शन। मतलब अगर हमारे कंट्री में इम्पोर्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बाहर कंट्री से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंजप्शन डोमेस्टिक कंजप्शन कितना है, 2.6 टोटल पल्स है, 2.6 मिलियन टन है। ऑल इंडियन प्रोडक्शन इज दिस विल बिलीव वुड बी हाईएस्ट वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ऐसा बताया जा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शार्प इंक्रीज इज 26% ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी का, वो एक क्वेश्चन आ गया। अगर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे तो जो किसानों को, जो फार्मर का जो है उसका इंकरेज मिलेगा मॉइस्चर लगाने के लिए। कई ऐसा भी होता है, कई प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एमएसपी डाउन है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मिलता, जितना खर्चा उतना पैसा भी नहीं मिलता, अगले साल जो है उसे क्रॉप नहीं करते। शार्प इंक्रीज 27 मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मसूर फ्राम रुपीज़ 5,100 पर क्विंटल टू 2020-21 से टू 6,425 पर क्विंटल 2024-25 में यहाँ पे इंक्रीज किया। कुछ दिन पहले रिपोर्ट में आई थी। इज वन ऑफ द के रीजन फॉर द रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर टुवर्ड्स ग्रोइंग मसूर दाल। समझ में आएगा ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी लेता है कुछ में, ऐसा कुछ सेक्टर में उसको फार्मर में इंकरेज करने के लिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के लिए बात करते हैं। Current price of NT is present somewhere around 6,100 by 6,125 quintal, which is below the MSP. According to Agriculture Ministry, data lenses have been shown record 19.09 million hectare. इतना जो मौसम दाल जो इतना साइड सेक्टर में हो, करेंट रबी सीजन 5% हायर देन ऑन ईयर, मतलब अगले से जो लास्ट ईयर तो 5% ज़्यादा हेक्टर में वो मौसम दाल लगाया गया था। Trade source said that lentil production in Canada was initially projected around 1.67 million ton, which is more than India's estimated output. But later, बाद में क्या हुआ? Later have scaled down sharply. Lentil output in Australia, another key global supplier, projected around 1.4 million ton in 2024-23-24 में। इंडिया तो उससे ज़्यादा 1.65 है, ठीक है। Country aiming to stop import policies next 4 years. Import policy सोच रहा है, but it can be ignored that country need to import for a while. अभी तक कुछ दिन के लिए तो import चाहिए। चना we produce more than the consumption, but in case of उड़द, तूर and मूंग we produce less but consume more. बाकी दाल जो पल्सेस है, उड़द, तूर और मूंग जो है, इसमें हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन कम है। You also need to keep to eyes on global production trend to fill up the gaps. ये भी बताया 2023 India has imported 2.28 million ton of pulses, 1.08 million ton मसूर, 1.77 million ton तूर and pecan की and 0.42 million ton उड़द दाल, मोस्टली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुछ कंट्री से यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। तो आप समझ गए आएंगे, अगर हमारे कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा दूसरे कंट्री से मतलब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इसमें क्या करना पर गवर्नमेंट जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को जो बराबर प्राइस मिलना बहुत जरूरी है। किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलेंगे तो इसमें किसान ग्रो नहीं करेंगे, उसको नुकसान होगा तो ग्रो नहीं करेंगे, इसके तो हमारा ओवरऑल कंट्री का नुकसान है। इंडिया इम्पोर्ट अराउंड 15% डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ पल्सेस, while total pulse output in 2022-23 में crop year was estimated 26 million ton and government is targeting to increase the pulse production to 29 million ton 2023-24 crop year। 2023-24 crop में 29 million ton ऐसा टारगेट लेकर चल रहा है, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, गवर्नमेंट रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ पीएलआई स्कीम इन 14 सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, 14 सेक्टर में उसका रिव्यू करना चाह रहा है। एक तो देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों रिव्यू करना चाह रहा है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है मेनली डिपेंड करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्ट इंक्रीज करने के लिए, जो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा हमने, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बहुत रिड्यूस है, तो हमारा आउटपुट इंक्रीज करना है, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ाना चाहिए। इसमें जो पीएलआई स्कीम जो 2020 को लागू हुआ था उसका क्या प्रोग्रेस है, उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें जो भी एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, अगर हमने ये भी टारगेट रखा है हमको 2030 तक हमको एक्सपोर्ट है 2 ट्रिलियन यूएसडी करना है। ये सारी करना, हमारा प्रोडक्शन चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो है हमारा जो टारगेट गवर्नमेंट जो टारगेट लेके चल रहा है, और हमारा हम तो कुछ दिन पहले देखा था तो गवर्नमेंट जो है 2027-28 फाइनेंस ईयर में जो है
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक हो जाएगा, जीडीपी ओपन हो जाएगी, और 2047 तक हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलप कंट्री में आ जाएगा, खत्म आ जाएगा। ये सारी जो चीज़ है एक डिपेंड करेगा पीएलए स्कीम में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे को और पॉइंट है। एक सारी स्कीम में पीएलए स्कीम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या वो हम डिटेल वन माइंड डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, वन माइंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन लिंक स्कीम पीएलए स्कीम फॉर ऑल 14 सेक्टर, ठीक है। द मीटिंग एज्यूम सिग्निफिकेंस, द गवर्नमेंट हैज disbursed 2,900 crores till March 2023 under the scheme. The import committee of in PLI scheme also approved 1,000 crore disbursal to beneficiary firm of electronic sector. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो है अब 1,000 करोड़ डिसबर्सल बेनिफिशियरी अप्रूव हो गया है, अभी तो अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। दिस स्कीम was announced in 2021 for 14 sector like telecommunication, white goods, textile, manufacturing of medical devices, automobiles, especially steel, food products, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, तो हाई इसमें इंक्लूड हो गया सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंक्रीज करने के लिए एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, ड्रोन, फार्मा विथ एन आउटले ऑफ 1.97 लाख करोड़। इसका जो 2021 को उन्होंने बजट में जो है वो उसमें अप्रूव किया था 1.97 लाख करोड़। अभी गवर्नमेंट ने इसमें क्या अभी तक क्या आउटपुट हुआ, क्या चाह रहे हैं, उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं। सीनियर ऑफिसर ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री including the Commerce and Industry Ministry, Heavy Industry Ministry participated in review, the official said review meeting में थे। The purpose of this scheme is to attract investment in case sector and cutting in technology, मतलब attract investment करने के लिए मतलब कुछ सब्सिडी देंगे गवर्नमेंट को पर्टिकुलर सेक्टर में, इसलिए इन्वेस्टमेंट आएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कटिंग ए टेक्नोलॉजी, इंश्योर एफिशिएंसी, ब्रिंग इकोनॉमिक्स ऑफ साइज एंड स्केल इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंक्रीज करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैगिंग कर रहे हैं उस सेक्टर में इंक्रीज करना है। एंड मेक इंडियन कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, जो हमारा जो इंडियन जो कॉम्पिटिटिव जो क्वालिटी प्रोडक्ट है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ग्लोबली से उसको कॉम्पिटिटिव करना है। मतलब बाहर से फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी लेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उसमें स्कीम गवर्नमेंट सब्सिडी देंगे। स्कीम have attracted over 95,000 crore investment till September 2023 according to the Commerce and Industry Ministry. 746 application have been approved till November 2023 इसमें अंडर दिस स्कीम, ठीक है। स्कीम जो है इतने तक 95,000 करोड़ अभी तक इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्टिव हो गया, और 746 एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव हो गया नवंबर 2023 तक, ठीक है। ये तो अब क्लियरिटी हो रहा है। तो पीएलए स्कीम जो मेन टारगेट है हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एफडीआई को बढ़ाना, और हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना। पीएलए स्कीम क्या है, तो बैकग्राउंड हम सोचेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय आईटी मिनिस्ट्री टू गिव इंसेंटिव 4 to 6% डिस्काउंट देने का और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर। 2020 को जो है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक मोबाइल फोन्स, ट्रांजिस्टर, डायोड से इसके ऊपर इसको जो है नेशनल पॉलिसी है आईटी मिनिस्ट्री को 4 चालू किया था। कब किया था, 2020 को। द मेन एम टू स्कीम वाज टू इनवाइट फॉरेन इन्वेस्टर, समझ गया, फॉरेन इन्वेस्ट को इन्वाइट करना है, टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया और ऑल्सो प्रोमोट द लोकल मैन्युफैक्चरर टू एक्सपैंड देयर यूनिट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मेन तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पार्टी को जीडीपी बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, इस सारी इसको पॉलिसी का मेन एम था। The first sector of the PLI scheme has targeted was the large scale electronics manufacturing in 2000 अप्रैल 2020 को, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लिया था 2020 को। Then by the end of the year नवंबर 2020 को 10 more sector included food processing, telecom, electronics, textile, especially steel, automobile, auto components, सारी कंपोनेंट सॉरी PLS को अंडर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। As per eligibility concerned, the electronic manufacturing companies which are either Indian और इंडियन, किसी को पीएलए स्कीम लेना है तो एलिजिबल कौन कौन रहेगा, आइदर इंडियन कंपनी रहेगी, और फॉरेन कंपनी को लेना है तो इंडियन कंपनी के साथ क्या करना है, हैव रजिस्टर्ड यूनिट इन इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड यूनिट होना चाहिए तो भी पीएलए स्कीम कर पाएंगे, एलिजिबल अप्लाई दी स्कीम। इन बजट ऑफ 2021 में फाइनेंस
सेक्टर क्या क्या मेंशन इन इंक्लूशन ऑफ 13 मोर सेक्टर 2000 मतलब 21 में 13 मोर से टोटल 14 हो गया। 13 मोर सेक्टर, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स था, 13 को और एक करते टोटल कितना 14 हो गया। एंड 5 years scheme for the period of 5 years and rupees 1.97 lakh crores have been allocated for this scheme for financial year 2022 मतलब 5 years के लिए इतना 1.97 लाख अप्रूव उन्होंने किया था। स्कीम के पहले स्केल ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अकम्पनीड बाय हायर इंपोर्ट सब्सिस्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना, हायर इंपोर्ट सब्सिडी, हम इंपोर्ट को रिड्यूस करना, इंपोर्ट का सब्सिट्यूट करना, डोमेस्टिक इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इंपोर्ट करना जरूरत नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। सारी पॉइंट डिस्कस हो गया, सेक्टर सारी डिस्कस हो गया। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, रिड्यूस सारी कंपोनेंट है, सारी डिस्कस होगा, सारी इंपॉर्टेंट डिस्कस हो गया। into the scheme to reduce Indian dependence on China and other foreign countries। फॉरेन कंट्री डिपेंडेंस है तो उसको रिड्यूस करना, हर चीज़ को फॉरेन से चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता, उसको हम इधर ही इंपोर्ट, हम इधर ही इंडिया में अगर प्रोडक्शन चालू हो तो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। सपोर्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर एम्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज होगा। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसे सेक्टर जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है, उसमें बूस्टअप करेंगे तो लेबर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। इंपोर्ट बोले जो डेफिनेटली बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। इंसेंटिव अंडर द स्कीम, इंसेंटिव कैलकुलेट बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स, जितना सेल होगा उसके ऊपर रेंज फ्रॉम 1% फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस टू हाई 20%, जितना इनके सेल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल के स्टार्टिंग ड्रग्स and certain drug production amount in some sector like advanced chemistry, cell batteries, textile product and drone industry, incentive to be given will be calculated on the basis of sales, okay, performance and local value addition done over the period of 5 years। कितने वैल्यू एडिशन किया, कितने प्रोडक्शन किया, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, सेक्टर पीएल स्कीम हैज़ बीन अनाउंस, जो सेंटर ऑफ 14 सेक्टर डिस्कस हो गया। एक पॉइंट है पीएल स्कीम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट जरूरी भी है। हमारा इकोनॉमिक पॉइंट है वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अभी लैगिंग कर रहे हैं, उस सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीज़ हमको चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडेक्स सीपीएसई, जो सेंट्रल पब्लिक के साथ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट जो इंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, कितने इन्वेस्टमेंट आपने किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने जा होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो कॉन्टेक्ट ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डेफिनेटली जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सीपीएसई मीट 75% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 कैपेक्स टारगेट। ठीक है, इन अप्रैल दिसंबर मतलब इस साल 7 दिसंबर स्टेट एंड फार्म्स रेलवे एनएचएआई इन्वेस्ट 5.51 ट्रिलियन रुपीज़, 5 ट्रिलियन अप टू 22% ऑन ईयर, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट क्यों जो इन्वेस्टमेंट होगा तो कंपनी का जो ग्रोथ बढ़ेंगे, कंपनी का ग्रोथ बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अर्निंग बढ़ेगी इन फ्यूचर। कैपेक्स बाय सीपीएसई एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अप्रैल दिसंबर इन ट्रिलियन रुपीज़ में क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.77 ट्रिलियन रुपीज़ था। फाइनेंशियल 23 में कितना 4.5 ट्रिलियन रुपीज़, फाइनेंशियल 24 में 5.51 ट्रिलियन रुपीज़, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब रिपोर्ट को डिटेल देखते हैं। Railway invested 5.51 trillion in or 75% of their combined financial service capital expenditure target in April December period। अप्रैल दिसंबर में इतना 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है ऑलरेडी उन्होंने 70% उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। इसमें कौन कौन है, मेन तो रेलवे है कर लिया उसने। On an annual basis, three entities capex grew by robust 22.4% in the first 9 months of the central financial year। corresponding growth in the year ago period 19.3% increase हुआ। ठीक है, कैपेक्स टारगेट फॉर द सीपीएसई another agency set to 7.33 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर फाइनेंशियल 24 एज अगेंस्ट 6.62 ट्रिलियन, तो इसके तो इंक्रीज किया। ठीक, टारगेट देखो, टारगेट कितना है 7.73 टारगेट है, अभी तक कितना हुआ, अभी देखेंगे 5.51 है, फाइन 23 में 4.5 है, तो पहले लास्ट ईयर कितना टारगेट थी, लास्ट ईयर 6.62 टारगेट ट्रिलियन रुपीज़ टारगेट थी, उसमें कम हुआ। ठीक है, डाटा पार्टिंग टू सिलेक्ट सीपीएसई हैविंग
annual capex target of ₹100 crores and above as well as government organization. ठीक है. Robust capex investment demand grew by 11%. इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज हो गया 11%. सेकेंड क्वार्टर कंपेयर टू 8% ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर 2024 का फर्स्ट क्वार्टर जब सेकेंड क्वार्टर में 11% इंक्रीज हुआ. फर्स्ट क्वार्टर में 8% था इन्वेस्टमेंट रेट. GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना इन्वेस्टमेंट हुआ परसेंट ऑफ GDP ऑल्सो इंक्रीज हायर 35.3% कंपेयर टू 34.2% ईयर से गो. लास्ट ईयर से इस साल में GDP का जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ. This was supported by higher capital expenditure at both central and state government level as well as state run increased capacity as against the rupees target 10 trillion rupees. Central capex was reached 58.5% in April to November in फाइनेंस 24. मतलब जो टारगेट था 10 ट्रिलियन रुपीज़ था उसका 58.5% अभी तक उन्होंने एक्सपेंडिचर कर लिया. ये कुछ पॉइंट क्यों बात हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो आगे जो उनकी एम्बिशन है वो तो इकोनॉमी करना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी करना है. इसके लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा स्कीम चाहिए, सारी चीज़ें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, सारी पॉइंट जो भी स्कीम जो भी करना है जो गवर्नमेंट कर रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट टर्न सर्ज बाय 56%. स्टेट टर्न जो है 56% जो इंक्रीज हो गया ऑन ईयर बेसिस फर्स्ट ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू जस्ट 2% राइज इन ईयर एगो पीरियड. एक साल पहले जो 2% था अभी इस साल में जो फर्स्ट क्वार्टर में 56% इंक्रीज हो गया. रेलवे एंड NHAI सब्सटेंशियल बजट सपोर्टेड एज वेल एज पेट्रोलियम CPSE आर दी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर. रेलवे NHAI हो गया पेट्रोलियम सेक्टर लार्जेस्ट जो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. कैपेक्स रेलवे इज एस्टिमेटेड ₹2.6 trillion and NHAI ₹6.2 trillion are among fully funded budget in financial year. fully budget यूज कर लिया. The advanced estimate of national income financial review released by National Statistical Office recently showed that gross fixed capital income formation would rise to close to 35% GDP to 30% financial year. ये जो इंक्रीज करेंगे ये सारी पॉइंट इसलिए डिस्कस हो रहा है. देखो बार बार बोल रहा हूँ इसमें क्या गवर्नमेंट का टारगेट एम्बिशन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी दिक्कत है. देख रहे हैं ना लास्ट टाइम देखा 2.4% तो हुआ अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा कम है. उसलिए क्या क्या करना है तो सारी चीज़ गवर्नमेंट कर रहा है. एक तो इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा. इन्वेस्ट हमारा जो फॉरेन FDI हो चाहिए. FDI के लिए स्कीम देना पड़ेगी. एक पॉइंट है सेंटर कैन कंटिन्यू द सेम कैपेक्स इन 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 गिवन द एजेंसी फिजिकल कंसोलिडेशन सेम एनालिसिस. इसमें क्या बोले अगले साल के कर सकते हैं कि ना 2025 का. एक कुछ दिन पहले लास्ट काला पोस्टो बता फिजिकल डेफिसिट जो हमारा अर्निंग कम है अगर खर्चा ज़्यादा करें वो भी नहीं होना चाहिए. अगर हमारा अर्निंग कम है रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है तो वो भी एक हमारा डेफिसिट हो जाएगा. तो हो सकता है 2025 के लिए एक्सपेंडिचर कम करे क्योंकि फिजिकल डेफिसिट जो है टारगेट रखा है 4.5%. कल में जब बात कर रहा था फिजिकल डेफिसिट 4.5 टारगेट रखना है. टारगेट है उसको रिड्यूस करना है. अगर हम खर्चा ज़्यादा करेंगे जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेके काम करेंगे इसमें क्या हमारा रिजर्व कम हो जाएगी हमारे लिए उधारी ज़्यादा होगी डेप बर्डन ज़्यादा होगी. ये भी पॉइंट है. तो इस अगले फेब्रुवरी एक को जो बजट हो सकते एक्सपेंडिचर है उसमें कम बजट कम करेंगे. ये कुछ पॉइंट के आज के लिए. थैंक यू वेरी मच.